Hello everyone, my name is Vivek Sharma and in this video we will be discussing about 4 articles. पहला वाटर गवर्नेंस से रिलेटेड है, सेकंड लेबर मार्केट से रिलेटेड है, थर्ड हमारा इलेक्ट्रिक फायर से रिलेटेड इशू है एंड लास्ट में वी विल बी टॉकिंग अबाउट अकाउंटेबिलिटी इन द वर्ल्ड बैंक एंड IMF. चलिए एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं. देखो, हर साल इंडिया में एनुअल बेसिस पे 4000 क्यूबिक मीटर बारिश होती है, बिलियन क्यूबिक मीटर बारिश होती है. अब ऐसा नहीं है कि इंडिया एक वाटर स्ट्रेस एरिया था, बट अभी रिसेंट टाइम में हमारा जो पानी का यूटिलाइजेशन है वो कुछ इस तरह से रहा है कि हम एक वाटर स्ट्रेस कंट्री बन चुके हैं. अब इसके लिए एक सिंपल सा आप एग्जांपल देखिए. एक समय ऐसा हुआ करता था जब इंडिया में आपको 500 क्यूबिक मीटर वाटर देखने को मिलता था हर इंडिविजुअल के लिए, क्यूबिक मीटर. बट अब ये आपका जो पानी है ये घट के 1400 के आसपास आ गया. तो मतलब जो आपका वाटर स्ट्रेस वाला जो एरिया होता है उसमें 1500 क्यूबिक मीटर से अगर पानी नीचे हो तो वो आप ये कह सकते हो कि एरिया ऐसा कहलाता है जहां पे आपकी पीने के पानी की कमी होती है. तो सेम इंडिया में भी ये देखने को मिल रहा है. अब वाटर स्ट्रेस क्या होता है? जहां पे पानी की शॉर्टेज हो, बट वाटर स्कार्सिटी वो एरिया होता है जहां पे पानी पीने के लिए मिल ही ना रहा हो, बहुत कम मिल रहा हो. तो यहां पे सिर्फ पुअर है जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है. कहते हैं कि भी अब अगर हम इंडिया की बात करें तो 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर हमारे पास पानी आता है. बट ये पानी आता कब है? कहते हैं 4 महीनों में आता है, स्टार्टिंग फ्रॉम जून टू सितंबर. तो जिसकी वजह से इसको स्टोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो कहते हैं कि भाई 75% हमारी रेनफॉल जो है वो इसी 4 महीने में होती है और हमारी टोपोग्राफी कुछ इस तरह की है जिस वजह से हम पानी को सेव नहीं कर पाते. साथ के साथ हिमालयन रिवर्स की बात की जाए तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस ये पीरियनियल रिवर है जो कि कहीं ना कहीं 30 से 50% अपना वाटर ग्लेशियर से भी एक्सट्रैक्ट करती है. और उसके अलावा पेनिसुलर रिवर जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी ये सारी रेनफेड है. तो कहते हैं इंडिया में आज की डेट में ग्राउंड वाटर एक इनविजिबल लाइफलाइन है क्योंकि ऑलमोस्ट 80% रूरल एरिया में जो ड्रिंकिंग वाटर है वो अंडरग्राउंड वाटर से आ रहा है एंड मोर ओवर 60% जो हम एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं वो भी आपका यहीं से ही आ रहा है. इंडिया इन टोटल अगर बात की जाए तो जितना चाइना और यूएस मिलके ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं उससे भी ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करता है, जिसमें से 80% तो सिर्फ और सिर्फ आप एग्रीकल्चर के लिए ही यूज कर रहे हो. तो कहते हैं कि भाई देखो, एक हाइड्रोलॉजिकल पैराडॉक्स है हमारे सामने. हम दुनिया की 1/5 पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं बट हमारे पास पानी सिर्फ 4% है. ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता. 600 मिलियन लोग इंडिया के अंदर एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस एरिया में रह रहे हैं जहां पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर आपकी डिक्लाइन कर रही है बहुत ड्रास्टिकली. ग्राउंड वाटर का भी ओवर एक्सट्रैक्शन देखने को मिल रहा है एंड हम आज की डेट में वर्ल्ड के लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूजर हैं, अंडरग्राउंड वाटर यूजर. एंड इसमें 25% ग्लोबल वाटर का, अंडरग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ इंडिया में होता है. अब यहाँ पे आपकी यूनियन मिनिस्ट्री तो है, उन्होंने जल जीवन मिशन भी लॉन्च किया, बट इंप्लीमेंटेशन ग्रास रूट पे बहुत बहुत ही कम देखने को मिलता है. तो कहते हैं कि देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप वाटर को कंजर्व करो, बिकॉज इसके बिना एग्रीकल्चर कैसे होगा एंड इवन ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम रहेगी तो हेल्थ के लिए भी प्रॉब्लम रहेगी. तो यहाँ पे सोशल वेलबींग के लिए हमें जरूरत है कि हम पानी की अवेलेबिलिटी को अच्छे से इंश्योर करें, बिकॉज वाटर बॉर्न डिजीज से काफी लोगों की लाइवलीहुड के ऊपर भी असर पड़ेगा और क्लाइमेट चेंज की वजह से अनइवन रेनफॉल रहेगा तो पानी की कमी आगे और ज्यादा इंक्रीज होगी. तो जल जीवन मिशन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लॉन्च किया, अटल भूजल योजना हमने लॉन्च किया. इसके साथ साथ एक अमृत सरोवर आपको याद रखना है, ये भी एक योजना है जो हमने लॉन्च की है. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हम पर ड्रॉप मोर क्रॉप को प्रमोट करते हैं जहां पर ड्रिप इरिगेशन के ऊपर हमारा फोकस है. देन कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के ऊपर भी हमारा फोकस है. आगे आने वाले समय में हमें सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करना चाहिए जहां पर रीयूज, रिसाइकल एंड रिड्यूस के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए कि कैसे पानी की बचत की जा सके. एंड एडिशनली क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए. वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को कहीं ना कहीं डिस्करेज करने की जरूरत है. साथ के साथ डाटा ड्रिवन अप्रोच होनी चाहिए जहां पर आपके पास सटीक डाटा हो वाटर के रिगार्डिंग और उसे कैसे मैनेज करना है उसके रिगार्डिंग पॉलिसी हो. तो ये आपके 2 क्वेश्चन है. आइए अब बात करते हैं पॉपुलेशन की. तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स ने एक सर्वे रिलीज किया, दैट इज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे. इस सर्वे की अगर बात की जाए तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ मॉस्पी के लिए ये आपका नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस रिलीज करता है. अब ये पीरियोडिक कंडक्ट किया जाता है. अब इसमें कई चीजें, पहले आप इन टर्म्स को समझ लो. पहला लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट.
वो परसेंटेज पॉपुलेशन की जो या तो काम ढूंढ रही है या काम कर रही है। अब वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है? वो पॉपुलेशन जो एक्चुअल में एम्प्लॉयड है। इसमें अनएम्प्लॉयड रेट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो पर्सन जो काम ढूंढ रहे हैं बट उन्हें अभी काम नहीं मिला है। अब यहां पे यूजुअल स्टेटस क्या होता है? ये आपकी एक्टिविटी 365 दिन में कैलकुलेट करता है कि कितना आप एम्प्लॉयड थे, और करंट वीकली स्टेटस ये आपका 7 दिन के हिसाब से डिस्कस करता है। तो कहते हैं अभी जो आपका लेबर फोर्स सर्वे कंडक्ट किया गया था, इसमें कुछ चीजें अच्छी देखने को मिली है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑल्दो आपका सेम रहा, इसमें कोई चेंज नहीं देखने को मिला 2024 से 25 के बीच में। उसके अलावा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की बात की जाए तो 0.1% से डिक्लाइन किया है, बट अनएम्प्लॉयमेंट भी 0.1% से आपकी डिक्लाइन करी है। उसके अलावा रेगुलर वेज जॉब की बात की जाए तो इसमें इंक्रीज देखने को मिला है। एंड अगर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो ये आपकी रिड्यूस हुई है। फीमेल पार्टिसिपेशन की बात की जाए, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, तो कहीं ना कहीं वो स्टेगनेंट ही है अभी भी। रूरल एरिया में आपको ज्यादा फीमेल पार्टिसिपेट करती हुई दिखती है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। वैसे सेल्फ एम्प्लॉयड जो है उनका भी नंबर थोड़ा सा घटा है, बट सैलरीड एम्प्लॉयड आपके इंक्रीज हुए हैं। तो ये ओवरऑल इस सर्वे का डाटा है। अब यहां पे कहा जाता है कि भी देखो अभी ये जो लेबर फोर्स सर्वे है इसमें वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है इसमें पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला है। पहली बात तो आपको मैंने ये बताई थी। अब एक सामने हमारे प्रॉब्लम है कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पैराडॉक्स, कि जो यूथ पढ़ के आ रहा है और जितनी जॉब जनरेट हो रही है उन दोनों के बीच में एसिमेट्री है। तो कहीं ना कहीं जो यूथ है ज्यादा पढ़ के आ रहा है और इसकी वजह से जो जॉब्स हैं, जॉब क्रिएशन उसके साथ पेस नहीं रख पा रही, तो अनएम्प्लॉयमेंट उनके केस में ज्यादा देखने को मिल रही है, खासकर वो जो सेकेंडरी एजुकेशन या अबव पढ़े हुए हैं। जेंडर एंड अर्बन डिस्पैरिटी की बात की जाए तो वुमेन पार्टिसिपेशन, जैसा मैंने आपको कहा, अर्बन एरिया में महज 22% के आसपास है, वेयर एज अर्बन यंग वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट रेट 18.9% के आसपास है, जो कि बहुत हाई है। वैसे रूरल एरिया में 70% वुमेन सेल्फ एम्प्लॉयड है, एंड यहां पे आपकी सिर्फ 9.3% महिलाएं ही सैलरीड जॉब में आती हैं। तो कहा जा रहा है कि भी हमें यहाँ पर कोशिश करना चाहिए कि फीमेल का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है इसे कैसे इंक्रीज किया जाए। एंड आपकी स्कीम्स लाइक पीएम किसान, जिसमें 6,000 रुपए एक साल में किसानों को दिया जाता है, तीन दो हजार रुपए की किस्त दी जाती है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, लखपति दीदी योजना एंड द्रोण दीदी योजना, ऐसी कई स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, जिससे कहीं ना कहीं रूरल सेक्टर में हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। साथ के साथ आयुष्मान भारत स्कीम जो हेल्थ की एक्सेस प्रोवाइड करती है, 5 लाख तक की हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जहां पर 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात की गई है, पीएम गति शक्ति योजना, आपका जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, इसमें साइट जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया की कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके, कि इंडिया के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। देन चिप टू स्टार्टअप के ऊपर भी हमारा फोकस है, एंड भारत 6G मिशन भी है। तो कहते हैं कि भाई ओवरऑल अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने हर एक एरियाज के ऊपर फोकस किया, बट अभी हमें जरूरत है कि जो स्किल्स हैं वो जॉब को मैच करें। कहीं ना कहीं स्किल रीडेवलपमेंट के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, अर्बन सोशल सिक्योरिटी के ऊपर फोकस होना चाहिए, मनरेगा अर्बन एरियाज में भी आना चाहिए, खासकर इससे महिलाओं का पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज हो सकता है जो स्लम एरिया में रह रही हैं, एंड फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, और ये आपके प्री और मीन्स के क्वेश्चन हो गए। आइए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी फेलियर की। अभी रिसेंटली आपको पता होगा काफी टाइम से कुछ घटनाएं हो रही हैं, खासकर गर्मी के मौसम में कॉमन होती हैं, जहां पर बिल्डिंग्स में आग लग जाती है। तो ऐसे ही विवेक विहार दिल्ली के अंदर आपको एक आग का घटना देखने को मिली। अब हुआ क्या, देखिए हम चाहे कितनी ही ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर लें, यानी रिन्यूएबल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर लें, बट इंफ्रास्ट्रक्चर तो पुराना ही है। तो ये सबसे बड़ा एक कंसर्न है। तो इंडिया के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रही है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है, एंड इस वजह से कूलिंग डिमांड इंक्रीज हो रही है। और इसमें जब आप एसी वगैरह लगा देते हैं तो यहाँ पे आपके जो आप ये कह सकते हो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं वो मीट नहीं हो पाते, और जिसकी वजह से ये आगजनी हो जाती है। तो कहते हैं कि मेजर कॉज क्या है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अब वायर इतनी ज्यादा पुरानी होती है, उसके ऊपर एसी का लोड आ जाता है तो प्रॉब्लम रहेगी। ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम, अब जैसे मीटर है वो मीटर छोटा है, उसको एसी के लोड की आदत नहीं है, और आपने हैवी अप्लायंसेस यहाँ पे अप्लाई कर दिए, तो भैया उससे ये प्रॉब्लम आ सकती है। पुअर क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट भी एक प्रॉब्लम है। नॉन आईएसआई मार्क की आप वायर यूज करोगे, स्विच यूज करोगे, एमसीबी यूज करोगे, तो प्रॉब्लम तो आएगी ही। एंड यहाँ पर लूज कनेक्शन, कई बार तार जो है ठीक से टाइट नहीं की जाती, उसकी वजह से भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो कहते हैं कि भाई देखो
एजिंग हाउसिंग स्टॉक एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो बिल्डिंग्स हैं 30 साल से ज़्यादा पुरानी हैं, वायर डिज़ाइन पुराने हैं, जिसके ऊपर लोड इतना चल नहीं सकता। अब जब लोग यहाँ पर एसी का यूज़ करते हैं, इंडक्शन का यूज़ करते हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम रहती है। अब एसी एक फैक्टर है, क्योंकि हैवीएस्ट लोड यही है और ये एकदम से 6 से 8 गुना ज़्यादा करंट ड्रॉ करता है, और यहाँ पर अगर आपकी तार पुरानी है तो प्रॉब्लम हो सकती है। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो ग्रिड्स हैं, ग्रिड्स भी आप ये कह सकते हो कि इन्वर्टर की वजह से कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं, जहाँ पर न्यूट्रल वायर आपकी ओवरहीट हो जाती है और इसकी वजह से प्रॉब्लम रहती है। अब यहाँ पे फॉरेंसिक एनालिसिस की बात की जाए तो 96% जो आपकी शॉर्टेज है ये फॉरेंसिक इंजीनियर की, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे हमें ये नहीं पता लग पाता कि भाई ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये क्यों हो रही हैं और इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और अभी जो इक्विपमेंट्स हैं इनकी नकली आना, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो कहते हैं कि भाई अभी हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, तो हमने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना रखा है, नेशनल बिल्डिंग कोड बना रखा है, बट इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं है। आपकी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, रेगुलेशन अथॉरिटी, कहीं ना कहीं इसका भी काम इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट अभी फिलहाल के लिए हमें एमसीबीज और जो आरसीसीबी होती है इसको प्रमोट करना चाहिए, ताकि शॉर्ट सर्किट के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी अपने आप कट डाउन हो जाए। फिर प्रॉपर अर्थिंग की जरूरत है, एंड यहाँ पर जो केबल है, जो लाइक आपके फ्लेम प्रोड्यूस होता है, तो वो जो केसिंग है उसको ठीक से, मतलब आप ऐसे मटेरियल से बनाइए जो आग जल्दी से कैच ना करे। और बाकी इलेक्ट्रिक ऑडिट हो तो बहुत बेटर रहेगा। और यहाँ पे इंस्पेक्शन मैंडेटरी कर दीजिए, अगर आप पॉसिबल हो कि हर बिल्डिंग के अंदर हर 5 से 10 साल के अंदर इंस्पेक्शन हो, ताकि लोड का पता लग सके और ताकि ये भी पता रहे कि किस तरह की वायरिंग की सिचुएशन चल रही है। एंड यहाँ पर एडवांस टेक को यूज कर सकते हो, जिससे ऑटोमेटिकली बिजली अपने आप कट जाए, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम बहुत बड़ा रूप ना ले। कंज्यूमर्स के अंदर अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है और बाकी इंस्टीट्यूशंस को बेटर मैनेज करने की जरूरत है। आइए अब बात करते हैं ग्लोबल साउथ की एंड आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक की। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अक्सर जो स्मॉल कंट्रीज होती है ग्लोबल साउथ की, तो यहां पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जब लोन प्रोवाइड करते हैं, तो इनके जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम है, जिसके थ्रू ये इंश्योर करते हैं कि भाई ये अपने जो खर्चे हैं वो कम करें और कहीं ना कहीं एक फिस्कल डिसिप्लिन लेके आए अपनी इकोनॉमी में। कहते हैं ये ज्यादा अच्छा करने की बजाय ज्यादा खराब कर जाते हैं चीजें। तो कहते हैं कि भी यहाँ पर पब्लिक हेल्थ सेक्टर के ऊपर असर पड़ता है, इनकम स्टैग्नेंट हो जाती है एंड पॉवर्टी इन एरिया में बढ़ती रहती है। ऐसा कहना है बीएमजे ग्लोबल हेल्थ का। तो कहते हैं कि भी देखो, जब इन्फ्लेशन आती है तो ये एडजस्टमेंट में क्या किया जाता है कि भाई आप इन्फ्लेशन को कम करने के लिए अपना बजटरी डेफिसिट कम करो, कि भाई बजट में कम पैसा खर्च करो, एक्सटर्नल डेट आप मैनेज करो, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि एक्सटर्नल डेट कम हो आपका। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाती है। अब उसमें क्या कहा जाता है कि भाई आप यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन के ऊपर फोकस करो, ट्रेड को लिबरलाइज करो, अपनी इकॉनमी खोल दो, टैक्स में रिफॉर्म करो, एंड मोर ओवर आप करेंसी को डिवैल्यू करो, एंड साथ के साथ ये जो सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है वो सब्सिडीज खत्म कर दो। तो कहते हैं कि भाई जब यहाँ पे ऐसा सब कुछ होता है, तो यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि ये कंट्री इंटरेस्ट या डेट ट्रैप में आपके फंस जाते हैं। 1970 में यूएस फेडरल रिजर्व, इन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया और इससे डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर सीधा सीधा असर पड़ा और उनकी रीपेमेंट ठीक से नहीं हो पाई। कहते हैं कि ये जो हेल्थ केयर है ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है एंड एजुकेशन सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है, जिससे इन कंट्रीज के अंदर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टालिटी रेट इंक्रीज हो जाता है। साथ के साथ स्टैग्नेंट देखने को मिलती है आपको इकॉनमी। तो 20% आपकी जो सब सहारन इकॉनमी है वो डिग्रेड कर गई जब से इन्होंने यहां से वर्ल्ड बैंक से लोन लिया। मोर ओवर ग्लोबल नॉर्थ के पास पॉपुलेशन 15% है बट वोटिंग राइट 60% है। तो कहते हैं ये मिसमैच आपको देखने को मिलता है। तो अभी हमें क्या जरूरत है कि अकाउंटेबिलिटी आए, जहां पे हेल्थ और इनकम के लिए ये पैसा प्रोवाइड करे, ताकि ठीक है हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करेंगे बट हेल्थ और इनकम के आप इनकम जो भी डिप्लीट हो रही है या एजुकेशन के लिए आप कुछ खर्चा यहाँ पे प्रोवाइड कीजिए। हिस्टोरिकली कंटेक्स्ट की बात की जाए तो अभी वनरेबल मार्केट्स को जो ग्लोबल नॉर्थ के लिए आप खोल देते हो, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और यहाँ पर लोकल प्रोडक्ट के ऊपर असर पड़ता है। तो कहते हैं कि भाई अब इंस्टीट्यूट्स को डेमोक्रेटाइज करने का टाइम आ गया, जहाँ पर पॉलिसी मेकिंग में ग्लोबल साउथ का भी रिप्रेजेंटेशन ठीक हो। साथ के साथ आप जो कंडीशनैलिटी है इसको हटा दीजिए, ताकि फ्यूचर लैंडिंग में इस तरह के रिपरकशंस आपको ना देखने को मिले। सॉवरन इम्यूनिटी होनी चाहिए कि भाई देश के पास अपनी खुद की पॉलिसी कि भाई वेलफेयर के लिए वो क्या करना चाहते हैं लोगों के, वो कहीं ना कहीं आपकी इंटैक्ट रहनी चाहिए सॉवरनिटी। और उसके लास्ट में ये कहा जाता है कि ब्रिक्स जैसे देश जो नेशंस हैं
वो कहीं ना कहीं प्रमोट करें कि भाई ब्रिक नेशंस और ज़्यादा लोन लेंड करें, और जो आपके जैसे ये हो जाते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, ये कहीं ना कहीं फोकस करे कि ग्लोबल साउथ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करें। दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये मेंस और प्री का क्वेश्चन है। आज के डिस्कशन में इतना ही। धन्यवाद।